ये लोग, ये जो आईएएस बैठे हैं 2-4, ये लोग बिहार को संगठित तरीके से लूट रहे हैं। ये आईएएस लोग बैठ करके बिहार के युवाओं के सपनों को कुचल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के हक की रोटी खा रहे हैं, उनके मुंह से निवाला छीन रहे हैं। बिहारियों को तो इनको है कि मजदूर बना के रखना है। बिहार का युवा अगर रोजगार करेगा तो फिर बाहर जाकर मजदूरी कौन करेगा। स्कूल बैग की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो बच्चों को देते साथ ही एक सप्ताह के अंदर फट जा रहा है। सीधे मंशा थी कि केंद्रीयकृत प्रणाली से लूटना, सेंट्रलाइज्ड लूट जिसको हम लोग कहते हैं। जांच में जाते हैं तो विद्यालय जाकर के बच्चे का स्कूल बैग नहीं उठाते हैं, सिर्फ शिक्षक गिनते हैं और बच्चे गिनते हैं कि कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज हम यहां अमित विक्रम है, शिक्षक नेता, उनके साथ यहां पर मौजूद हैं और चर्चा का जो विषय है वो है शिक्षा विभाग में जो FLN किट है उसमें एक बड़े घोटाले पर। हम लोग इसी बात पर यहाँ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं और इस घोटाले में जो पूर्व में अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं के पाठक शिक्षा विभाग में, उनका नाम आ रहा था। घोटालेबाज पाठक भी कहा जा रहा था उन्हें, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, के पाठक इस घोटाले में कितने प्रतिशत शामिल हैं, उस पर भी बात होगी। और इसके पीछे, इस घोटाले के पीछे किसकी क्या मंशा है और किसका हाथ है, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। तो अमित विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये घोटाले पे आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि कैसे शुरुआत हुई और क्या इसका ये मामला क्या है। देखिए, पहला है कि बिहार शिक्षा परियोजना के तहत शिक्षकों की FLN ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान को लेकर के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या ट्रेनिंग देनी है, इसको लेकर के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इसी का एक दूसरा हिस्सा था कि जो बच्चे हैं उनको एक स्कूल किट बैग देना था, मतलब बैग और उसके साथ किट, जिसको FLN किट का नाम दिया गया, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी किट जिसको हम लोग कहते हैं, FLN किट। तो अब इस FLN किट का जो प्रारूप था वो सीधे पटना से तय कर दिया गया। दो चीज़ें होती है, जैसे आप देखेंगे कि हम लोग ड्रेस खरीदते हैं बच्चों का, तो ड्रेस के लिए उनको पैसा दिया जाता है, लेकिन किताबों का पैसा नहीं, उनको किताबें दी जाती है। तो यहाँ से इन्होंने तय किया कि हम FLN किट का पैसा नहीं देंगे, FLN किट ही देंगे। बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने भी स्वागत समझा कि अच्छी बात है, डायरेक्ट बैग और किताबें मिलेंगी। लेकिन जब वो बैग पहुँचा और जो किट पहुँचा, तो हम लोग को देख करके आश्चर्य हो गया कि किस बड़े पैमाने का लूट हुआ है। और ये आज नहीं, ये MLC महोदय ने सदन में 2 दिन पहले कहा है, लेकिन हमने, याद कीजिए, हमने 3-4 महीने पहले ही, जब अप्रैल महीने में बंटना शुरू था, तभी आपके चैनल पर कहा था कि FLN किट घोटाला हुआ है, स्कूल बैग घोटाला हुआ है। स्कूल बैग की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो बच्चों को देते साथ ही एक सप्ताह के अंदर फट जा रहा है। किसी का सिलाई उघर जा रहा है, किसी का जिप जो चेन है वो खराब हो जा रहा है, तो कभी कभी तो बीच से ही फट जा रहा है। इतना कमजोर और घटिया क्वालिटी का है। और उसमें जो बाकी स्टेशनरी के सामान देने हैं वो भी एकदम दोयम दर्जे का है। तो एक तो इस पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई कि आखिर जानकारी नहीं दी गई कि क्या मिलना है, उसका क्या क्वालिटी होना है, कैसा होना चाहिए। सेंट्रलाइज टेंडरिंग हुई, किसने टेंडर निकाला, किसने भरा, ये भी किसी को जानकारी नहीं हुई। जब हमने इस बारे में बहुत खोज पड़ताल की, तब जाकर के हमको आखिरकार उसका टेंडर डॉक्यूमेंट मिला। और जब मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ा, तब समझ में आया कि आखिर सारा खेल कहाँ से हुआ है। MLC महोदय हों या और भी लोग हों, सारा आरोप लगा रहे हैं हमारे पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक पर। लेकिन एक्चुअली जो लूट है वो के पाठक के स्तर से नहीं हुई है, लूट हुई है बिहार शिक्षा परियोजना के स्तर से। बिहार शिक्षा परियोजना ने इसका टेंडर तैयार किया, इसकी बिडिंग कराई और ऐसी एजेंसी को टेंडर दे दिया जिसको ना तो स्कूल बैग बनाने का कोई अनुभव है, ना स्टेशनरी बनाने का अनुभव है। उस टेंडर को बनाने में ही सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये जानिए कि बैग की क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप चलाइएगा स्क्रीन पर, आप उस पर देखिएगा, बैग का साइज है, बैग का मटेरियल है सैटन का, लेकिन उस सैटन के मटेरियल की थिकनेस कितने GSM की होनी चाहिए उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।
कोई भी सामान हम लोग बैग खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं जो फैब्रिक का बना होता है, तो उसका एक जीएसएम होता है। यहाँ तक कि पेपर भी जो प्रिंटिंग का आता है उसकी भी जीएसएम में उसकी एक बताई जाती है क्वालिटी, कहाँ इतने जीएसएम होना चाहिए। लेकिन ये जो बैग का टेंडर हुआ उसमें जो कपड़े का इस्तेमाल हुआ, सैटिन का इस्तेमाल हुआ या रेक्सिन जो भी इस्तेमाल हुआ, उसके जीएसएम की कोई क्वालिटी नहीं है। मतलब जीएसएम कितने जीएसएम का वो होना चाहिए कपड़ा बैग का, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है टेंडर। आखिर ये जानबूझ करके ये उसमें नहीं, बिल्कुल जानबूझ के बिहार शिक्षा परियोजना ने ऐसा किया कि जो कपड़े की क्वालिटी है उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस मेंशन नहीं किया गया, बस साइज मेंशन किया गया, पॉकेट जिप ये मेंशन किया गया, लेकिन उस बैग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितने जीएसएम का कपड़ा होना चाहिए, इसका उसमें कहीं कुछ पूरे टेंडर में कहीं जिक्र ही नहीं है। प्रत्येक क्लासरूम में अलग अलग देखिएगा कॉलम बना हुआ है, आप चलाइए उसको स्क्रीन पर, उसमें कहीं यह जिक्र ही नहीं है कि सैटन का कपड़ा कितने जीएसएम का होना चाहिए। सैटन होगा लेकिन सैटन कितने जीएसएम का होगा ये जिक्र नहीं है। अगर आप समझिए कि आपको कह दिया जाए कि एक पेपर, आप प्रिंटिंग के लिए पेपर लाइए, आपको चाहिए बॉन्ड पेपर जो मोटाई का होता है, और बॉन्ड पेपर के बदले आपको रेगुलर प्रिंटिंग पेपर दे दिया जाए, तो कितना मजबूत होगा वो बॉन्ड पेपर कहलाएगा क्या? नहीं। सेम गलती स्कूल बैग में हुई है। स्कूल बैग के जो कपड़े का क्वालिटी होना चाहिए था वो मेंशन किया जाना चाहिए था 120 जीएसएम, 250 जीएसएम, 400 जीएसएम। जनरली बैग वगैरह 400 जीएसएम के कपड़े का बनता है, और यहाँ पे झोला जो आप देखते हैं वो 250 जीएसएम का आता है, और इन्होंने जो बैग सप्लाई किया उसका लगता है कि मुझे 150 जीएसएम का उस क्वालिटी है। तो अब आप जब एजेंसी को कहेंगे कि एजेंसी ने इसमें लूट किया, भ्रष्टाचार किया है, तो एजेंसी कहेगी कि हमारे पास तो स्पेसिफिकेशन ही नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ था कि सैटिन के कपड़े का इस्तेमाल किया, हमने कर दिया, कितने जीएसएम का ये तो आपने लिखा ही नहीं, तो पतला वाला कर दिया, फट रहा है, बर्बाद हो रहा है। 1 सप्ताह 10 दिन तक वो बच्चे बैग स्कूल नहीं ला पा रहे हैं। वो तो स्कूल बैग की गुणवत्ता की बात हुई, अब उसका रेट भी ज्यादा रख दिया गया है। मतलब क्वालिटी वाले बैग के तुलना में उसी के बराबर इसका रेट रख दिया गया है। सिंपल सी बात मैंने कहा ना, आपको खरीदना था बॉन्ड पेपर, तो बॉन्ड पेपर के रेट के हिसाब से बिडिंग कराती, लेकिन स्पेसिफिकेशन में ये लिखा ही नहीं कि बॉन्ड पेपर जो कितने जीएसएम का है वो चाहिए, और सप्लाई कर दिया नॉर्मल पेपर, तो क्वालिटी तो खराब होगी ही और लूट तो होगा ही। और लूट जो है पदाधिकारियों की मिली भगत से हुआ है। इसके लिए सीधे तौर पे जो परियोजना के निदेशक हैं वो जिम्मेदार हैं। वो क्या कर रहे थे, जब टेंडरिंग हुई, बिडिंग हुई, तो उन्होंने क्या देखा, क्यों नहीं इस बात पर गौर किया? जिन पदाधिकारियों ने साइन किया है, 4 पदाधिकारियों के बिडिंग प्रोसेस पे साइन है, उनमें से किसी ने यह बात क्यों नहीं देखा कि इसका क्वालिटी नहीं मेंशन किया हुआ है? और तो और जब ये लोग जांच में जाते थे, हमारे भी जिले गए हैं परियोजना निदेशक जांच में, तो अगर देखते थे कि एफएलएन किट पड़ा हुआ है, बैग पड़ा हो, तो सस्पेंड कर देते थे। स्कूल जाते थे निरीक्षण में, लेकिन क्या इन्होंने कभी एक बार भी स्कूल का बैग को छू करके नहीं देखा, हाथ में उठा करके नहीं देखा? कैसा निरीक्षण करते थे? खाली शिक्षक पर कार्रवाई, स्टाफ पर कार्रवाई, और आपने जो यहां पटना में बैठ करके परियोजना में लूट किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बैग की क्वालिटी निदेशक महोदय ने एक बार भी हाथ में उठाकर देखी क्या? जो उपनिदेशक लोग, जिन्होंने 4 लोगों ने साइन किया है बिडिंग प्रोसेस पर टेंडर देने में, उन्होंने एक बार भी किसी स्कूल में जाकर बैग का क्वालिटी चेक किया क्या? कितनी मजबूत वो बैग है? करोड़ों का लूट हुआ है। 75 लाख बैग सप्लाई हुए हैं, 75 लाख बैग। और सुनिए आप, टेंडर में शर्त क्या रखा गया कि जो एजेंसी सप्लाई करेगी उसका मिनिमम टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए, तो 5 पॉइंट मिलेगा, और अगर 700 करोड़ होगा तो 10 पॉइंट मिलेगा, वो भी लगातार पिछले 3 साल का। कौन सी बैग बनाने वाली कंपनी का इतना बड़ा होता है? और जिस कंपनी को आपने टेंडर दिया वो बैग बनाने वाली कंपनी है क्या, या स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी है? कंपनी है टेलीकम्युनिकेशंस की, कंपनी है रेल नेट की, और उसको आपने दे दिया टेंडर स्टेशनरी और बैग सप्लाई करने का। जो बिहार में बैग बनता है, मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर बनाया गया है उद्योग विभाग के द्वारा, वहां से क्यों नहीं बैग खरीदा गया? जेम पोर्टल से खरीदारी होती है, सरकारी सामानों की खरीदारी का नियम बना हुआ है कि जेम पोर्टल से खरीदारी होती है, क्यों नहीं जेम पोर्टल से खरीदा गया? या जेम पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड थे उनसे क्यों नहीं जिलावार सप्लाई के लिए बिडिंग कराया गया? सीधे सीधे मंशा थी कि केंद्रीयकृत प्रणाली से लूटना है, सेंट्रलाइज्ड लूट जिसको हम लोग कहते हैं। अगर यह काम जिलों में दिया जाता और जेम पोर्टल से खरीदने की बात होती, तो बिहार में जो बैग क्लस्टर बना है मुजफ्फरपुर में,
वहां से 75 लाख बैग का सेल होता, अच्छी क्वालिटी का बैग स्कूली बच्चों को मिलता, बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिलता। 75 लाख बैग सोचिए, अगर बिहार में बना हुआ 75 लाख बैग बिकेगा, बच्चों के पास जाएगा, तो बिहार के लोगों को रोजगार भी तो देगा। आपने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा ना कि हाजीपुर का बना हुआ बूट रशिया की मिलिट्री पहन रही है, जूता जो है, लेकिन यहां का बैग यहां के बच्चों को आप नहीं दे सकते हैं। ये कुछ आईएएस लोग जो हैं सेंट्रलाइज्ड लूट के चक्कर में बिहार की कंपनियों को, बिहार के युवाओं को बिडिंग प्रोसेस से जानबूझ के बाहर कर देते हैं। बिहार में जब उद्योग विभाग ने क्लस्टर बनवाया है बैग का, तो वहां से क्यों नहीं परचेज हुआ? क्यों बाहर की कंपनी पीएसयू से इन्होंने खरीदा? और ऐसी कंपनी जिसको कि बैग बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं उनकी बैग की, न स्टेशनरी की, आप देखिए उसमें जो जो मटेरियल है वो कंपनी एक भी मटेरियल नहीं सप्लाई करती है, ना बैग, ना चौक, ना डस्टर, ना स्टेंसिल, ना कलर्स, और ना तो जो ब्लैक बोर्ड कहा गया, नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक सप्लायर एजेंसी है, उसको दे दिया टेंडर। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे स्टेट में, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बिहार के युवाओं की भी हकमारी हुई, बिहार के छात्रों, जो स्कूली छात्र हैं, उनके साथ भी धोखा हुआ है। उनकी जो हक मारी हुई है वो बर्दाश्त नहीं। लोग कैसे पदाधिकारी हैं कि गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीनने वाले पदाधिकारी हैं। स्कूल बैग देना था और उसमें भी लूट लिए ये लोग पैसा। और सुनिए सर, मैं आपको और अंदरूनी बात बताता हूं। टेंडर होना था कक्षा 1 से 8 तक के लिए, 1 से 5 तक का टेंडर हुआ, मिला, लेकिन 6 से 8 का टेंडर कैंसिल हो गया। पढ़िएगा, उस टेंडर में है कि कक्षा 6 से 8 का भी जिक्र है, लेकिन 6 से 8 को नहीं मिला FLN किट, वो टेंडर कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? किसके आदेश पर कैंसिल हुआ? क्या किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को जानकारी हो गई इस लूट की, जिसके बाद रोक लगा दी गई? ये भी जांच का विषय है। जब 8वीं कक्षा तक का टेंडर था तो सिर्फ 5वीं तक को क्यों मिला, बाकी 6 to 8 का कैंसिल क्यों हो गया टेंडर? विभाग के अंदरूनी पदाधिकारियों को जानकारी हो चुकी थी कि इसमें लूट हो रहा है, इसलिए उसको रद्द कराया गया। और जहां तक मेरी जानकारी है, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव महोदय को जानकारी हो गई कि परियोजना में 400 करोड़ का लूट हो रहा है। 400 करोड़ 125 में बैग देने में खर्च हुआ है। तो उन्होंने 6 to 8 का टेंडर नहीं होने दिया, रद्द करा दिया। एक और टेंडर होने वाला था और शायद जहां तक मेरी जानकारी है परियोजना फिर से उसको टेंडर करवाने पड़ी हुई है। बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म, कैश पैसा दिया जाता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, उसका भी ये लोग सेंट्रलाइज टेंडर कराना चाह रहे हैं। ये टेंडर और ये ठेकेदारी की जो व्यवस्था यहां बिहार शिक्षा परियोजना में चल रही है, इसमें भारी लूट है। बच्चों के यूनिफॉर्म से भी ये लोग लूटना चाह रहे हैं। जैसे बैग में लूटा, अब स्कूल यूनिफॉर्म में लूटना चाह रहे हैं। ये आसान हो जाता है कि शिक्षकों को गुमराह कर दिया जाता है। शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल होगा, तभी तो ये चीज़ें हो रही है यहाँ पे। और ये क्या लगता है, ऊपर कौन है, आला कमान कौन है इसका, जो कि ये देखते हुए भी लगता है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है? कहीं उन्हें भी तो नहीं कमीशन पहुँच रहा है इसका? देखिए, कहाँ तक कमीशन पहुँच रहा है इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन स्पष्ट है कि बिहार शिक्षा परियोजना के तहत ये सारे कांड हो रहे हैं। तो ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्लीन चिट दे दिया है, के पाठक भी तो इसमें शामिल हो सकते हैं, उनके कार्यकाल। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उनके शामिल होने या नहीं होने का कोई तथ्य या फैक्ट हमारे पास नहीं है। हमारे पास सीधा जो फैक्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, वो सीधे सीधे बिहार शिक्षा परियोजना पर उंगली उठाते हैं। टेंडर बिहार शिक्षा परियोजना ने किया, बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक महोदय के नाम से टेंडरिंग हुई, और ये लोग जांच में जाते हैं। सभी जिलों में इनका ड्यूटी शीट बना हुआ है हर महीने जांच का। जांच में जाते हैं तो विद्यालय जाकर के बच्चे का स्कूल बैग नहीं उठाते हैं, सिर्फ शिक्षक गिनते हैं और बच्चे गिनते हैं कि कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं। बच्चों के पास जो बैग है उसकी क्वालिटी की जांच क्यों नहीं होती है? अलग अलग जिलों में डीएम साहब जाते हैं स्कूल जांच में। अब बच्चे से कुछ पूछेंगे, जवाब नहीं दे पाया, घबरा गया, शिक्षक सस्पेंड। लेकिन बच्चे के सामने जो स्कूल बैग रखा हुआ है, उस स्कूल बैग को उठा के डीएम साहब क्यों नहीं देखते हैं कि क्या भ्रष्टाचार और लूट है उसमें? एमडीएम में जो खाना दिया जाता है उसका डीएम साहब खाकर चेक करते हैं जरूर। बहुत जगह वीडियो भी ऐसा वायरल होता है, खबर में आता है। ये सब पीआर का काम है।
ये एमडीएम की जांच करते हैं छवि को ना, अपनी छवि दिखाना है कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मूलभूत बातें हैं, जो भ्रष्टाचार है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो एमडीएम थाली सप्लाई हुआ है उसकी जांच डीएम साहब क्यों नहीं कराते हैं? और थाली घोटाले का भी इतना मामला एमएलसी महोदय ने कहा ना सदन में, थिकनेस की बात आई क्वालिटी जो है बहुत देखिए, कोई भी होता है उसका थिकनेस, अगर कोई आयरन का मटेरियल है, स्टील का मटेरियल, तो उसका थिकनेस एमएम में नापा जाता है। कोई कपड़ा का चीज है या पेपर है तो उसका थिकनेस जीएसएम में नापा जाता है। जब तक वो स्पेसिफाइड नहीं होगा और उस स्पेसिफिकेशन का पालन नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब भ्रष्टाचार है। अगर स्पेसिफिकेशन मेंशन ही नहीं है जैसे कि स्कूल बैग में, तो यानी कि सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार हुआ है, पदाधिकारियों ने किया है। हाँ, अगर मेंशन करने के बाद सप्लाई नहीं किया जाता तब आप एजेंसी पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन इस मामले में एजेंसी तो कह देगी कि हमारा तो कोई दोष ही नहीं, हमको नहीं बताया गया कितने जीएसएम का देना है। ये जिन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया है, जिन पदाधिकारियों के सिग्नेचर से ये पूरी प्रक्रिया संचालित हुई है, सीधे सीधे वो दोषी हैं। 500 करोड़ टर्नओवर का शर्त रख दिया गया, यानी कोई बिहार का युवा, बिहार की कंपनी, बिहार के जो स्टार्टअप जिसको हम कहते हैं, स्टार्टअप को लेकर के इतना हल्ला मचा हुआ है, इतना सारा फैसिलिटीज उनको दिया जा रहा है। बैग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मुजफ्फरपुर में बनाया गया, वहां से एक भी बैग की खरीद नहीं हो पाएगी क्योंकि 500 करोड़ का टर्नओवर मांग लिया, ऐसा शर्त रख दिया। क्यों नहीं जिले वाइज कह दिया गया, अरे बैग देना है ना भाई, 500 करोड़ टर्नओवर का आपको क्या मतलब है? उसको आप डिसेंट्रलाइज करते, प्रखंड वाइज, जिला वाइज टेंडर करा देते, तो 40 गो बिहार की कंपनी को मिल जाता रोजगार। जिस कंपनी को टेंडर मिला उसका बैकग्राउंड क्या था? वो पहले भी कभी बनाई है ऐसी स्कूल? ये कंपनी का नाम है टेली कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो टेली कम्युनिकेशंस की कंपनी का स्कूल बैग और स्टेशनरी से क्या लेना देना? कोई वास्ता नहीं है। कोई वास्ता है। रेलटेल का काम आप लोग जानते हैं, ये लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं रेलवे स्टेशन पर, और अब आजकल सुनते हैं वंदे भारत वगैरह में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनका स्कूल बैग और स्टेशनरी से क्या लेना देना है? तो ये संगठित लूट है, ये संगठित अपराध है एक तरह से, कि जहां पे टेंडर की शर्तों को ऐसे बना दिया जाता है कि हम जिसको चाहें उसी को टेंडर जाए, और जो बिहार का युवा उद्यमी मेहनत कर रहा है, रोजगार करना चाह रहा है, कहीं बैग क्लस्टर में काम कर रहा है या अपने घर पे इस तरह का यूनिट्स बैठा करके बैग बना रहा है, उसका माल रसिया जा सकता है। बिहार का जूता, हाजीपुर में बना हुआ जूता रशियन आर्मी ले सकती है, लेकिन बिहार के जो पदाधिकारी हैं, आप देखिएगा, अगर स्कूल यूनिफॉर्म का टेंडर हुआ तो बिहार के स्कूली बच्चों को यहाँ का जूता नहीं मिलेगा। जूता उनका हरियाणा और गुजरात से आएगा। अब बिहार का जूता रसिया वाले खरीद सकते हैं। ये लोग, ये जो आईएएस बैठे हैं 2-4, ये लोग बिहार को संगठित तरीके से लूट रहे हैं। बाहरी लोग बिहारियों को लूट रहे हैं, या बाहरी आईएएस लूट रहे हैं, सीधे सीधे मैं कह रहा हूं कि आईएएस लोग बैठ करके बिहार के युवाओं के सपनों को कुचल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के हक की रोटी खा रहे हैं, उनके मुंह से निवाला छीन रहे हैं, और ये सब संगठित तरीके से। ये जो आपने जो ये खुलासा किया है, आपके पास ये जो सबूत आए हैं, इसको लेकर के अब आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे बिल्कुल हम लोग इस पर पीआईएल करने जा रहे हैं जी। हम लोग पीआईएल करेंगे कि ये टेंडरिंग प्रोसेस में क्यों नहीं मेंशन था कि कितने जीएसएम का बैग होना चाहिए था, और ये जो शर्तें तय की गई, ये सेंट्रलाइज 500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तो 200 करोड़ का प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सब चीजें क्यों, किसने डाली ये सारी शर्तें? और सिर्फ 2 कंपनियों में बिडिंग हुई, ऐसा इन्होंने शर्त तैयार कर दिया, सिर्फ 2 कंपनियां, उसी में बिडिंग करा लिया। मैं तो ढूंढ रहा हूं कि बिहार में जितने भी टेंडर होते हैं वो ई-प्रॉक वेबसाइट से होता है, वहां पे भी मैंने सुना है कि ये टेंडर नहीं गया था, ये इन्होंने अपने सिर्फ विभाग के वेबसाइट पर टेंडर डाल के कर दिया। जेम पोर्टल से खरीदारी होती है सामान की, जेम पोर्टल से क्यों नहीं खरीदा गया सामान को? उस पर भी आरोप लगा। जेम पोर्टल की बात कर रहे हैं आप, तो मुकेश रोशन है, विधायक है आरजेडी से, उन्होंने आरोप लगाया उसमें कि जो टैब जो बांटना था शिक्षकों को, उसमें भी घोटाला हुआ। उस पर जेम पोर्टल पे जो लोकल जो होने चाहिए थे मेक इन इंडिया के तहत, तो उसमें सैमसंग और एसर कंपनी वाले हैं, उनको परसेंटेज दे दिया है। 70% सैमसंग वाले उसमें दे रहे हैं और एसर वाले 30%। यही ना गलती है कि जो बिहार या देश की जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको जो अवसर मिलना चाहिए था यहाँ रोजगार के। अब सोचिए ना, 75 लाख बैग, अगर बिहार के युवा जो स्टार्टअप शुरू किए हैं, उद्यमिता शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, उनको अगर ये 50-50 हज़ार का भी अगर सबको सप्लाई ऑर्डर मिल जाता तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होती।
लेकिन नहीं, यहाँ तो संगठित लूट करना है ना। तो क्यों वो जेम पोर्टल और बिहार उद्यम विभाग से जो रजिस्टर्ड है, उद्योग विभाग से उनको मौका देगी, बिहार के स्टार्टअप को मौका देगी। बिहारियों को तो इनको है कि मजदूर बना के रखना है। बिहार का युवा अगर रोजगार करेगा तो फिर बाहर जाकर मजदूरी कौन करेगा? तो ये लोग बिहारियों को मजदूर बनाए रखने की मानसिकता वाले लोग हैं। यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर नहीं देना चाहते हैं, बिजनेस करने नहीं देना चाहते हैं। 75 लाख बैग अगर बिहार का युवा सप्लाई करता तो समझिए 50-50 हज़ार भी करता तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता, कितना बिजनेस होता। 400 करोड़ का बिजनेस हुआ है, टेंडर हुआ है इसमें, तो 400 करोड़ का बिजनेस बिहार की कंपनियों को मिल सकता था, लेकिन बिहार के युवाओं को मिल सकता था। लेकिन हकमारी करके एक सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया और ऐसा शर्त तैयार कर दिया किसी बिहारी को मौका। तब कहा जाता है नेताओं की तरफ से जो अभी सत्ता पक्ष में है कि बिहार में रोजगार जो है नहीं मिल रहा है, ऐसा करने मतलब संभावनाएं कम है। लेकिन जब इतने सारे क्लस्टर हैं, उद्योग के अवसर नए नए मतलब उत्पन्न हो रहे हैं, लोग यहाँ पे करने के लिए उत्साहित है कि करें, लेकिन सरकार का समर्थन नहीं मिलता। और इस तरह का अगर वाकया घटेगा और यहाँ के मतलब बैग बनाने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगा ये सब चीज़, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर बिहार छोड़ के बाहर जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे ना। आपको मैं साफ कह रहा हूँ ना कि 75 लाख बैग, 400 करोड़ का बिजनेस बिहार के युवाओं को मिल सकता है। वो पैसा बिहार में रहता नहीं मिला। स्कूल यूनिफॉर्म में भी इसी तरह का लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, सेंट्रलाइज टेंडरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब अगर बिहार के जो नीति निर्माता हैं, जो सरकार में बैठे राजनेता हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये आईएएस लॉबी इनकी आंखों में धूल झोंक करके बिहारियों का पैसा बाहर भेज रही है, बिहारी युवाओं की हकमारी करके बाहरियों को रोजगार दिया जा रहा है। वाकई तो ये एक बड़ा सवाल जो है अमित विक्रम जी ने यहाँ पे पूछा है, सरकार पर ये बड़ा सवाल है। और किस तरीके से जो है परियोजना विभाग जो है, शिक्षा विभाग में वहाँ निदेशक जो हैं उन पर जो है ये आरोप लग रहा है, क्योंकि उनका ही सिग्नेचर वहाँ पे दिखाई दे रहा है और उनके द्वारा ही जो है ये टेंडर जारी किया गया। और टेंडर भी ऐसी कंपनी को दिया गया है जो कि टेलीकॉम कंपनी है और वो उसका कोई वास्ता नहीं है स्कूल बैग और स्टेशनरी आइटम बनाने में, लेकिन उसे टेंडर मिला और वो ख़राब क्वालिटी इस वजह से, क्योंकि पेपर पर जिस पर किसी भी चीज़ का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया था कि स्टेशनरी आइटम की क्या गुणवत्ता होगी, क्वालिटी, और उसके साथ ही जो है थिकनेस जो है स्कूल बैग की होती है जीएसएम में जो जिसको नापा जाता है, उसका भी कोई वर्णन वहाँ पर नहीं किया गया था, जिसको लेकर के कंपनियाँ बहुत ही स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से जो है यहाँ पे स्कूल बैग बांट रही है। और जो स्कूल बैग हमने देखा कि विधान परिषद में एमएलसी लोगों ने सवाल उठाया, जिसमें कि 100 रुपये में पटना जंक्शन के पास वहाँ पर मिल जाता है, उसी बैग को 1200 रुपये में ख़रीदा गया है और वो मतलब स्कूली बच्चों को दिया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है। और अमित विक्रम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जो घोटाले की बात है, ये बहुत बड़ा घोटाला है जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिल सकता था। अब देखना है कि अमित विक्रम आगे किस तरीके से कोर्ट में जाते हैं और आगे जो भी अपडेट्स होंगे इस घोटाले को लेकर के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप दर्शकों को भी ये चर्चा जो हम कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।